नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। देश में आज भी बहुसंख्यक आबादी अपनी आजीविका और जीविका उपार्जन के लिए खेती पर निर्भर है। खेती पर निर्भर इस बहुसंख्यक आबादी को हम लोग किसान के नाम से जानते हैं। वही किसान जो देश के करोड़ों लोगों के पेट भरने का काम करता है। लेकिन किसानों की स्थिति क्या है? किसान क्या चाहते हैं? किसानों के मुद्दे क्या हैं? आज से एक दशक पहले तक की अगर हम बात करें तो किसान अपनी रोजाना की ज़रूरतों के लिए जूझता रहता था। सामाजिक कल्याण जैसी योजनाएं उससे काफ़ी दूर थी। लेकिन वर्तमान में सरकार में किसानों के हित में नीतियां बनाई हैं और किसानों तक अपनी सारी नीतियों और योजनाओं को पहुंचाया है। तो क्या किसान की ज़िंदगी इससे खुशहाल हुई है? क्या किसानों की आय बढ़ी है? आज कार्यक्रम में हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के कई दशक बीत चुके हैं। हाल ही में हमने देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 15 अगस्त 1947 से अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व के सबसे सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई कहानियां लिख रहा है। इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी रहा जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र पिछले एक दशक तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया था जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम ये होने लगा कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश रहने लगे और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। किसान, खासतौर से छोटे और मझोले किसान, अपनी दैनिक कृषि ज़रूरतों के लिए पहले काफ़ी जूझा करते थे। खाद हो, बीज हो, इसके लिए उनको पहले साहूकारों के पास जाना पड़ता था और वो ऊंचे ब्याज दरों पर उनको पैसा देते थे और किसान, खासतौर से छोटे किसान, अपनी वित्तीय संकटों में घिरे रहते थे। कारण उनके पास पहले बैंक में खाता नहीं होता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने जनधन योजना के तहत किसानों के बैंक में खाते खुलवाए और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम योजनाएं अब सीधा उनके बैंक के खाते में जा रही है। इसका एक उदाहरण हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से ले सकते हैं। बीते 4 वर्षों में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के सीधे बैंक खाते में गए हैं, जिसमें कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं है। इससे किसान अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और वित्तीय संकटों से भी बच रहे हैं। किसानों की इन सारी दिक्कतों को देखते हुए पिछले एक दशक में भारत सरकार ने कृषि को लेकर अपनी नीतियां बदली हैं और कुछ क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। इससे क्या बदलाव आया है, ये अब वास्तविकता में किसानों के बीच जाकर देखा जा सकता है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। हमारे आने से पहले 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। साथियों, आजादी के बाद लंबे समय तक हमारा कृषि क्षेत्र अभाव के दबाव में रहा। हम अपने खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर थे
लेकिन हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। साल 2014 से पहले किसानों की मांग होती थी कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती थी और जो मदद मिलती भी थी वो बिचौलियों के खाते में चली जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझोले किसान वंचित ही रहा करते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा हम एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि साल 2014 से पहले 5 वर्षों के कुल कृषि बजट को मिला दें तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। यानी तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च हुआ उसका लगभग 3 गुना सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च किया जा रहा है। किसान एक समय महंगी खादों के बोझ से परेशान रहा करता था, लेकिन बीते 1 दशक में भारत सरकार ने किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और आज भारत में किसानों को एक यूरिया बैग 270 रुपए से भी कम रुपए में मिल रहा है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपए का, पाकिस्तान में 800 रुपए का, चीन में 2100 रुपए का मिल रहा है और अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3000 रुपए से अधिक में किसानों को मिल पा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर ही केंद्र सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। किसानों की ये शिकायत भी बना रहा करती थी कि उन्हें उनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इसको लेकर पिछले 9 साल में काफी प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा एमएसपी को बढ़ाकर और एमएसपी पर ही खरीद कर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं। यानी हर साल भारत सरकार 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब ये है कि प्रतिवर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपए किसी न किसी रूप में पहुंचा रही है। किसान हितैषी नीति को जारी रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है। गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। भारत सरकार ने गन्ने से इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दिया है। बीते 9 साल में 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। पहले गन्ने के ज्यादा दाम देने पर जो टैक्स लगा करता था, उसे भी केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। इस साल के बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद सहकारी चीनी मिलों को पुराना क्लेम सेटल करने के लिए दी गई है। सरकार के ये प्रयास गन्ना किसानों की जिंदगी में स्थायी बदलाव ला रहे हैं। बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज के निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओज के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये किसान उत्पादक संगठन छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी ताकत दे रहे हैं।
कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिए एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया। इनकी मदद से लागत प्रभावी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और एफपीओ के सदस्य किसानों को उनकी फसल के लिए उच्च शुद्ध आय कमाने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा और गांवों में ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे में किसानों की आय में पर्याप्त सुधार की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में भी विविधता आएगी। साथ ही आय के नए और स्थायी स्रोत भी उत्पन्न होंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण, बीज और उर्वरकों के वितरण में लगी हुई हैं, अब अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी उच्च आय वाली गतिविधियों को भी करने में सक्षम होंगी। आज से 9 साल पहले तक किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती थी महंगी खाद और उसकी उपलब्धता। भारत सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और आज किसानों को सस्ते में खाद मिल रहा है, वो आराम से उपलब्ध हो रहा है। इसका एक उदाहरण आप इससे जान सकते हैं कि भारत सरकार ने बीते 9 सालों में फर्टिलाइजर सब्सिडी पर पूरे 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब भारत सरकार पीएम प्रणाम योजना के तहत सामने आए हैं और इस योजना का लक्ष्य है केमिकल मुक्त खेती। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और खेती में लगने वाली उसकी लागत भी कम होगी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक बड़ी योजना पीएम प्रणाम को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम योजना का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को केमिकल मुक्त खेती के लिए तैयार करना है। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद्य के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। पीएम प्रणाम योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करना है। पीएम प्रणाम योजना के तहत मार्च 2025 तक 3.68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए साल 2023 के बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ साथ फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलती रहे। सरकार उर्वरक कंपनियों को खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है। वो कंपनियों को हो रहे घाटे की पूर्ति सब्सिडी देकर करती है। इस तरह किसानों पर उर्वरक की बढ़ी हुई कीमतों का असर नहीं होता है और उन्हें किफायती मूल्य पर खेती के लिए खादें मिलती रहती हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ आज देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ले रहे हैं। करोड़ों किसान देश के इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन इस योजना के शुरुआत में कई राज्यों ने इसे अपने राज्य में लागू नहीं किया, जिस वजह से उस राज्य के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ लेने से महरूम रह गए। पश्चिम बंगाल, दिल्ली और सिक्किम कुछ उन राज्यों में शामिल थे जहां पर इसे प्रारंभ में लागू नहीं किया गया। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल वो प्रमुख राज्य था जिसने तकरीबन 7 किश्तों तक इस योजना को लागू नहीं किया और जिस वजह से वहां के लाखों करोड़ों किसान इस योजना से दूर रहे। आज पश्चिम बंगाल में 46 लाख से ज़्यादा किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी स्कीम है।
इस स्कीम के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर साल 3 किश्तों के माध्यम से गरीब किसानों को दी जाती है। देश में आज भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें गरीबी के कारण जीवन यापन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन किसानों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार इस स्कीम का संचालन कर रही है। देश भर में करोड़ों किसान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। देश भर के किसानों की वित्तीय मदद के लिए 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इस रकम को 3 किश्तों में बांटकर किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इससे कृषि कार्यों में किसानों को सुगमता मिलती है। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। देश के करोड़ों छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुई इस योजना का लाभ आज देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कर रहे हैं। लेकिन योजना के शुरुआत में कई राज्यों ने इसे अपने राज्य में लागू नहीं किया और इस कारण वहां के लाखों किसान इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, सिक्किम और लक्षद्वीप उन राज्यों में शामिल हैं जहां शुरुआत में इस योजना को लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में आज इस योजना से 46 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की योजना के प्रति उदासीनता को लेकर बंगाल के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7 किश्तें प्राप्त नहीं कर सके। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 से मार्च 2021 तक इस योजना को अपने राज्य में क्रियान्वित नहीं होने दिया। अप्रैल 2021 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना को अपने राज्य में भी लागू किया और आज वहां के 46 लाख से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना से वित्तीय लाभ उठा रहे हैं। देश में किसानों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये योजना किसानों को एक आर्थिक आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आर्थिक आधार प्रदान करना है, ताकि वो फसल उत्पादन में नवीन तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग कर उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। आवश्यकता है कि योजना के मार्ग में स्थित विभिन्न बाधाओं को समाप्त कर इसे अधिक से अधिक किसानों के लिए लाभदायी बनाया जा सके। हमारे देश में आज भी किसान अपनी खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। ये बारिश कभी कभी किसानों को धोखा भी दे जाती है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर बाढ़ जैसी स्थिति, किसानों को इस वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। भारत सरकार ने किसानों की इसी समस्या का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत फसल को लेकर किसी भी तरह का नुकसान इस बीमा के तहत किसानों को मुआवजे के रूप में मिलता है और किसान नुकसान से बच जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितनी सफल और बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसानों के नामांकन के मामले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। आज भी भारत के ज्यादातर लोगों की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन खेती ही है। तकनीक के इतने विकास के बाद भी ज्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर हैं। ऐसे में कई बार अचानक होने वाली बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है। इसका पूरा नुकसान देश के करोड़ों किसानों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से
किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जो इस स्थिति में उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बारिश, तापमान, नमी आदि जैसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिलती है। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई या जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें, अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और वार्षिक बागवानी वाली फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्लेम लेने के लिए किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और सब कुछ सही पाए जाने पर किसान के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शुरुआती दिनों में इसे सभी किसानों के लिए अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन बाद में इस नियम को हटा दिया गया। अब किसान अपनी मर्जी से इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। मौसम से प्रभावित वर्ष 2017, 18 और 2019 के खराब मौसम के दौरान ये योजना किसानों की आजीविका को सुरक्षित बनाने में एक निर्णायक कारक साबित हुई, जिसमें कई राज्यों में दावे का भुगतान अनुपात एकत्र सकल प्रीमियम के मुकाबले 100% अधिक रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। कृषि में वैज्ञानिक प्रयोगों और हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अभिनव तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण भारत विश्व स्तर पर कृषि के क्षेत्र में सबसे प्रमुख देशों में से एक बन गया है। भारत धान, गेहूं, दालों और अन्य कृषि उत्पादों का भी प्रमुख उत्पादक है। भारत धान और गेहूं उत्पादन में दूसरे और दलहन उत्पाद में विश्व में पहले स्थान पर है। देश की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए देश में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भुखमरी उन्मूलन इत्यादि तभी संभव है जब कृषि और किसानों की हालत में सुधार किया जाए। भारत सरकार द्वारा बीते एक दशक में कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदम किसानों की आय को बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुए हैं।